अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। दरअसल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, और सियासी मामलात हों, समाजी मामलात हों या दीगर नौइयत के मामलात हों, प्रोग्राम में ज़रा बहस आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ बात हो रही थी कुछ शहर कराची के हवाले से, और कुछ चीज़ों के बारे में पहले बताया गया था कि क्या कुछ होता है हमारे यहाँ अमूमन, ख़ास तौर पे जब कोई सानिहा या कोई हादसा इस तरह का रूनुमा होता है। जैसे आज से चंद रोज़ कबल एक सानिहा इसको कहूँगा, 27 जानों का ज़िया इसमें हुआ, एक इमारत मुनहदम हुई है, और उसके बाद से वही सारी कार्रवाइयाँ जो माजी में होती आई हैं, वो सिलसिला जो है वो इस दफ़ा भी जारी रहा। और सवाल ये हो रहा था कि क्या कोई ऐसा फ़ैसला लिया जाएगा या किसी को ऐसा निशान इबरत बनाया जाएगा जिसके बाद इस तरह के फ़ैसले ना लिए जाएं। और ये जो महज कार्रवाई के नाम पर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ फ़ैसला किया गया है, गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग का हवाला मैंने इससे पहले दिया था कि जिसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि इस इमारत के ख़िलाफ़ जो है वो, या जिसको गिरने के बाद क्या कुछ होगा, तो वही कुछ हुआ जो हमेशा से होता आया है। बल्कि लोगों के लिए और मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है, उनकी परेशानी दो चंद हो गई। उसकी वजह यह है कि फिर नई टीम आती है, नए बंदे को रखा जाता है, फिर वो नए सिलसिले, आप समझ रहे हैं, जो शहर कराची में रहते हैं बखूबी उनको इन सारे सिलसिलों का इल्म है कि कैसे ये सिलसिले शुरू होते हैं। मज़ीद फिर लोगों के लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं, और आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि पैसों की फिर मज़ीद मांग की जाती है, मुतालबा किया जाता है। तो ये सिलसिला साल साल चलता आ रहा है, और इसमें मज़ीद जो है वो इजाफ़ा मुतवक्के है। बहरहाल ये तो ये एक बात। फिर इसके अलावा दूसरे जो और दीगर मामलात और मसाइल हैं, इसके ऊपर पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। मौशी मामलात ज़ेर बहस आ रहे थे, लोगों के सवालात भी मौसूल हो रहे थे। यानी मौशी सूरत हाल है, इसमें किस हद तक बेहतरी की गुंजाइश यकीनन मौजूद है, और अगर संजीदा होकर कोशिशें की जाएँ तो यकीनन हालात को काबू किया जा सकता है, मगर ऐसा नज़र नहीं आता। क्योंकि जो हिकमत अमली बनाई जाती है और जो बनाई जा रही है, मतलब किसी भी हवाले से देख लें, बजट के आने के बाद मैंने अर्ज़ किया था उस वक्त भी जब ये पेश किया जा रहा था, या उससे चंद रोज़ कबल भी, कि इसमें बहुत सारे फ़ैसले ऐसे लिए जाते हैं कि जो जब नाफिजुल अमल हो जाते हैं उसके बाद फिर समझ में आता है कि इसके क्या नताइज होते हैं। वो किसी भी हवाले से हो, प्रॉपर्टी के हवाले से हो, गाड़ियों के हवाले से हो, और बड़े अजीब अजीब फ़ैसले किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को उस वक्त समझना इसलिए मुश्किल हो रहा होता है कि जब वो नाफिजुल अमल होते हैं फिर समझ में आता है कि किस तरह वारदात डाली गई है। और जनाब गाड़ियों के हवाले से जैसे मैं शिकायत मौसूल हो रही थी, कुछ इस पर भी बात करें तो बड़ी अजीब बात यह है कि जो एक आम आदमी की गाड़ी जो है, जिसको पहले समझा जाता था कि उसको अफोर्ड कर सकता है एक दरमियाने तबके का कोई भी शख्स, वो उससे बहुत ज़्यादा दूर चली गई है। इस हद तक उसके ऊपर टैक्सेस लाद दिए गए हैं कि जो पहले ही उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी, वो मज़ीद और उससे ज़्यादा दूर चली गई है। और बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मुल्क जो है वो मरात याफ्ता जो लोग हैं, तबका है उसका है। जो 2% लोग हैं जो इस पूरे मुल्क के वसाइल पर काबिज़ हैं, उनको मज़ीद जो है वो रिलीफ दिया गया है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो उनकी गाड़ियाँ हैं जो 4 करोड़ और इससे ऊपर की हैं, उसके ऊपर उनको रिलीफ दे दिया गया। ये यहाँ का हमारे मुल्क की इकॉनमी है, और माशाल्लाह ये चलाने वाले लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक दावे करते हैं। अब ये किसी फोरम पर आए, सवाल जवाब हो तो फिर इनसे बात की जाए, लेकिन आपने अमूमन देखा होगा चंद एक सवाल जो तुक्के इनसे कर भी लिए जाते हैं, उसका कोई जवाब या दलील इनके पास नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि एक सवाल इनसे किया गया कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, स्पीकर हैं, लोगों की तनख्वाहों में जिस किस्म का इजाफा किया गया है, इसकी क्या वजह है, तो उनके पास कोई दलील नहीं थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है यहाँ के हैं नहीं, यहाँ की ना मुल्की मामलात को जानते हैं, ना मीशत को जानते हैं, बाहर से उनको इम्पोर्ट किया गया है, और फिर जिस किस्म के फ़ैसले वो करते हैं वो सबके सामने। बात मुख्तसर करता हूँ, उस मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करेंगे, मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और दीगर मामलों पर। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मौजूद मेहमान जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर सियासतदान हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रज़ाक भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ, तज्ज़ियाकार की हैसियत से उनको यहाँ पर मदऊ किया है। मामला चाहे सियासत के हों, मईशत के हों, दीनियात के हों, या और दीगर मामलात हों, उसके ऊपर बड़ी अच्छी और सरासल गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रज़ाक भाई गाड़ियों से तो आपका बराह रास्त ताल्लुक़ है, मेरे जहन में आया, मैं देख रहा था कल जब वो नाफिजुल अमल हो गया, बजट आपने पास करा दिया, तो वो एक ले दे के एक मिडिल क्लास आदमी जो गाड़ी ख़रीद लेता था, वो और ज़्यादा उसको महंगा कर दिया, कहीं 4 लाख बढ़ा दिए, कहीं 5 लाख। अब तो बड़ी छोटी सी अमाउंट हो गई है बढ़ाने के लिए। और जो महंगी महंगी गाड़ियाँ अमीर लोगों के लिए हैं,
उसको और आपने सस्ता कर दिया। क्या मजाक है ये, क्या सिलसिला है बाखुदा, इसके ऊपर क्या कहा जाए, किससे सवाल करें? यारिस भाई बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये छोटी 660 सीसी गाड़ी बताइए। या 1000 सीसी, ये गाड़ियां जो हैं आम और मुतवसत तबके के लिए, यानी हम जैसे लोगों के लिए एक 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 इज़्ज़त और घर की फैमिली के लिए सहूलत का एक निज़ाम है और था। और बड़ी बदकिस्मती है कि ये जो हमारे यहाँ जो पॉलिसियाँ बनाने वाले लोग हैं वो तो बाहर से इंपोर्ट होकर इम्पोर्ट आते हैं। होते अब हैं, बिल्कुल। औरंगज़ेब साहब तशरीफ़ लाए। जी। अब देखें कि मैं बार बार मुख्तलिफ चैनलों पर कह चुका हूँ कि हम मकरूज़ हैं, हम कर्जे में जकड़े हुए मुल्क हैं। ठीक है, हमारे पास एटमी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बदौलत, या हमारे जो साइंसदान थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर। हाँ, उनकी ऐसे ऐसे मुहब्बे वतन लोगों की बदौलत हम लोग बन गए। बकाया तो हमारे पास कुछ नहीं है। अब देखें कि जब बार बार आईएमएफ से पैसे लेते हैं तो जाहिर है वो अपने पैसों का एक चौकीदार भी भेजते हैं। अब देखें, अब औरंगज़ेब का हमें नहीं पता ये बंदा कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ जवान हुआ है, इसका कौन सा हल्का अहबाब है, ये कभी कौंसलर रहा है, सियासी कभी हैसियत कभी क्या ये है? एमपीए नहीं रहा, कभी ये लंबड़दार नहीं रहा, कभी ये किसी किस्म की इसने सियासत ना की, ना देखी, ना भाली। अब वो ऐसे जो लोग थे जिन्हें इन्होंने वहाँ पे जॉब्स ली हैं, जॉब लेने के बाद वो सिर्फ इन्हें इसी लालच से रखते हैं आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक वाले कि यार हमारे पैसे हमने पाकिस्तान से लेन देन करना होता है। और ज़ाहिर ये वहाँ के मकामी लोग हैं, ये जाने और इनका मुल्क जाने, ये जैसे छुरी चलाएं जानवर पर आप सीधे करके हाय। चलाएं या उल्टा करके चलाएं या तेज छुरी से काटें, या जैसा ये जाने और इनके जानवर जाने। हम तो 24-25 करोड़ लोग जो वो जानवर ही हैं। तो उन्होंने अपना चौकीदार यहाँ भेजा हुआ है। अब देखें, वो शख्स औरंगज़ेब साहब फेडरल मिनिस्टर हैं हमारे ख़जाने के। हम क्या कर सकते हैं? हम तो बात ही कर सकते हैं एक फोरम पर। उन्हें सेनेटर भी बना दिया गया, उन्हें वजीर ख़जाना भी बना दिया गया, और सारी जो हमारी कैबिनेट है वो उनके मुतायदी है, समझे, वो जाने और उनका काम जाने। अब वो क्या जाने इस कौम के दर्दों को। आप देखें कि वो पंजाबी में एक मिसाल है, मरे नो मारे शाह दौला, यानी एक मजलूम कौम, एक गरीब लोग, एक मुतवसत तबके के लोग। हम लोग तो आने वाले बिजली के बिल के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, हम तो आने वाली ईद और शबरात के लिए परेशान रहते हैं, हम तो अपने बुज़ुर्गों को उम्र के उस हिस्से में ले जाते हैं हम, हाँ, कि वो बेचारे चलने फिरने से जो है ना कासिद हो जाते हैं। हम उन्हें हज और उम्रा नहीं करवा सकते। आप देखें कि उम्रा और हज कैसे जी, कितना महंगा हो गया है। ऐसा ही और मेरा ख्याल हज 12 से प्लस कर गया है, है। जी 14 लाख जी। के करीब हज है। उम्रा भी 4 से 5 लाख रुपए का हो गया है। तो आप देखें ये पॉलिसियां कौन बना रहा है? पॉलिसियां वही बना रहे हैं जो आपको पैसे उधार दे रहे हैं। अब वो जो 4 करोड़ 5 करोड़ वाला, वो तो उनके साथ मिलजुल गया है ना, उन्हें तो उससे फर्क भी नहीं पड़ता। जी, आप 4 करोड़ की गाड़ी 4 करोड़ 25 लाख की कर दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ऐसा ही। आप डिफेंस में 14 करोड़ का घर 24 करोड़ का कर दो, उसने कौन सा मजदूरी करके लेना होता बहुत है? खूब। उसने किसी के गले में डालना होता है, मुझे फाइल और बंगले की चाबी दे जाना भाई। तो बात ये है कि ये मुल्क की कोई ख़ास लोगों के लिए बना है, उन्हीं का ये मुल्क है। हम जैसे आम सियासी कारकुन या आम मुतवसत पाकिस्तानी हम रोते पीटते रहेंगे, बेरहम हुक्मरान आते रहेंगे, वो हुक्मरानी करते रहेंगे, वो अमीर से अमीर होते रहेंगे, गरीब गरीब से गरीब। आप देखिए, पहले हमारे मुल्क में 3 तबकात थे, एक हाई, फिर एक दरमियाना तबका आ गया, दरमियाना, और मिडिल फिर एक क्लास हो लो। गया, बिल्कुल ठीक अब है। अल्हम्दुलिल्लाह एक तबका हमने ख़त्म कर दिया। एक खत्म हो गया, मिडिल क्लास अब 2 खत्म हो रह गई गए, है। बिल्कुल ऐसा 1 ही। और 2 रह गए। अब लगता है 2 पर काम हो रहा है, इन्हें कैसे ख़त्म किया कैसे जाए। इनकी खत्म किया तादाद ज़्यादा है 2 जी, की ना, तादाद तो ज्यादा हो गई प्रॉब्लम है ये अब। आ रही है। तो मैं हुक्मरानों से, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, मैं जनरल हाफिज साहब से, मुनीर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएं कि जिनसे कोई गरीबों को सांस लेने की, पेट भरने की, अब हमारे यहाँ जिंदा रहने को बहुत बड़ी आयाशी बना याशी ली है। अब ऐसा ही है। मैं हैरान हूँ। मैं सुबह उठ के जिंदा हूँ,
सांस ले रहा हूँ और अभी तक मैं जिंदा हयात हूँ हूँ। अभी यानी तक, यही बिल्कुल। हमारे यहाँ सबसे बड़ी अय्याशी। अय्याशी और फैसिलिटी है। तो ये हुक्मरानों को देखो फैसले करने होते हैं। अगर यही हुक्मरान अगर फैसले कर लेते कि 660 सीसी गाड़ी से हम टैक्सीज 0 पॉइंट कर रहे हैं, तो हर मजलूम गरीब आदमी वो गाड़ी खरीद कर सकता है। लेता। 5-10 लाख 8 लाख कम हो जाती है गाड़ी। अब उन्होंने देख लिया है कि ये जो तबका है, हमने हमने आल्टो, मेरा छोटा मोटा एक ये बिजनेस है जी गाड़ियों का। जी। तो अब ये 1000 सीसी गाड़ी आल्टो पाकिस्तानी सुजुकी, वो 32-34 लाख रुपए की तो पहले ही है। जी और आपने मजीद उसको महंगा करके उसको तो आप ले गए 35-36 लाख रुपए का। और 660 सीसी पर भी बड़ी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो मैं इसके कतन इसका हामी नहीं हूँ। मैं इन्हें खुदाया ये कहता हूँ कि आप करप्शन के खात्मे के लिए कोई इकदाम करें, अपने कमीशन लेने पर कोई इकदाम करें। आप जो प्रोजेक्ट आपने 2 साल के लिए बनाना होता है, उसे 5 साल पर ना जाने दें, तो भी बहुत पैसा बचाया जा सकता है। अब जब एक प्रोजेक्ट जो है वो तरक्याती काम या एक सड़क या रोड या जो भी है, हम उसे 1 साल के लिए तय करते हैं बनाने का मंसूबा, अगर वो 5 साल पे चले जाता है तो उसके अखराजात 500 गुना बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं हुक्मरानों से, मैं वजीर आजम से, मैं सबसे, मैं तो जो भी ताकतमंद है भाई, क्या करें, हम मजलूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, आम बिल्कुल ठीक लोग है। हैं, हम तो मिन्नत ही कर सकते हैं। अब ताकत हमें इतनी है नहीं है कि इस अशरफिया का हम मुकाबला करें। कर सके, अब बिल्कुल इनसे ऐसा ही। अभी हाथ जोड़ के यही गुजारिश करते हैं कि ये कुछ जीने दो। अगर ये बेचारे जिंदा हैं, मर जाएंगे अपनी अपनी बारी पर, इन्हें बिल्कुल इन्हें ऐसा ही। सांस लेने दो। हाँ। इनके लिए ऐसी और आप भी पॉलिसियां मर बना। जाएंगे, ये याद हाँ, रखिए कि बचना किसी बचना ने नहीं आपने है, भी किसी नहीं है। ने अगर नहीं आप ये समझ रहे हैं आप बच जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या इसमें इजाफा करना चाहेंगे? हम सब की दुहाई यही है, जो कुछ हो रहा है, जो इर्द गिर्द देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले मईशत पे जैसे गुफ्तगू कर रहे थे, मैं मजीद सवाल करना नहीं चाहता। मैं चाहूँगा ज़रा यही सबसे अहम चीज़ यासिर भाई, हमारे माशरे के अंदर जो सियासी तंजीमें हैं, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ठीक है, सारे मुल्क का बोझ उन्हीं के ऊपर जाता है। मुल्क को उन्होंने लूटाया, आपने मैंने नहीं लूटा। ठीक है, जो असेंबली में जाते डॉक्टर साहब हैं, कतई कलामी की माजरत, ये लूटा का जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, चलें अब तो उसकी तशरीह करनी पड़ेगी। ये लूटा क्या लूटा है, ये समझाना पड़ेगा अब कौम को। बचा क्या वरना है जो जैसे वो जो बचा- पहले थे ना, एक आपको पता है वो इनकलाबी पार्टी थी, एक जो है वो कहती थी इन्होंने भी लूट लिया, लेकिन लूट का क्या लूटा, क्या साबित क्या किया, मैं भी चाहूंगा ज़रा आप बताएं, हमारी भी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो। जी। लूट का मतलब आपको माशरे में निकलेंगे ना, आपको नजर आ जाएगा। नहीं, मैं समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है। जी। ये मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम की जो जिंदगी है, जो चैन और सुकून था उनका, वो चैन और सुकून लूटा है। वो चैन और सुकून कैसे लूटा है? जो 2 वक्त की रोटी मिलती थी, सुकून से घर में सोते थे, तालीम हासिल करते थे, सेहत उनको मैसर होती थी, वो सारी चीज़ें इन सियासतदानों ने, पीपल्स पार्टी हो चाहे नवाज शरीफ हो, मुल्क पर बारी बारी तो इनकी चली आ रही ना, जब से पाकिस्तान बना है बारी बारी इनकी चली आ रही है। ठीक है, इन्होंने यही सरकर्दा है। ठीक है, जब तक ये इन लोगों से पाकिस्तानी अवाम जान नहीं छुड़ाएगी और पाकिस्तानी एजेंसियां, एस्टेब्लिशमेंट जो इनको फॉर्म 47 के सूरत में लेकर आते हैं, जब तक ये लोग इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, हम बैठ कर के जितने भी तबसरे करेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, पहले लोग जिस तरह अभी हमने बात की थी, 1, 2, 3 तबके हुआ करते थे, एक तबके को ख़त्म किया, क्या किसी ने ख़त्म किया? आपने किया, मैंने किया। जिसे जिन लोगों ने किया वही असेंबली में बैठे हुए हैं, वही बजट बनाते हैं, वही वो अभी औरंगजेब साहब की बात हो रही थी, किस ज़माने में रहमान मलिक को लाए थे, वो कौन था, कहाँ से आया था, किस तरीके से आया था, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। ठीक, कहने का मकसद है कि मुल्क के मफाद के अंदर कोई भी नहीं है, इनको अपना मफाद है। कोई ऐसा दौर भी आया था जिसकी सारे इख्तियारात एक पार्टी के पास थे, सदारत से लेकर के वजीर आला तक, वजीर आला से नीचे तक, ठीक है, हर जगह पर उनके इख्तियारात थे। चाहे तो मुल्क को संवार सकते थे, मगर मुल्क को बिगाड़ दिया। ठीक है, इतने इतने प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए जिसके 5-5, 10-10 मरतबा फाइलों के अंदर काम हो चुका था, अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है, हम पाकिस्तानी जितने भी हैं
पाकिस्तानी अवाम अगर चाहती है लोगों को चेंज करना तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। वो इसलिए नहीं चाहती कि उनके भी अपने मफादात हैं, वो अपने मफादात का नुकसान नहीं चाहते, वो अच्छे लोगों को आने नहीं देते कि वो लोग आकर के मुल्क को साफ सुथरा करें, मुल्क की मैशत को सीधा करें, अवाम को जो है कुछ चैन और सुकून जो है वो मैसर करके दे दें, उनकी परेशानियों को ख़त्म करें। इस तरह नहीं हो रहा। कौन कर रहा है? डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट तो हुकूमत नहीं करती ना, यही लोग हैं। तो मना कर दें भाई हम नहीं कर सकते, मजे भी लूटते हैं, वजारतें भी हासिल करते हैं। अच्छे लोग लाएं कहाँ से? अब ये अच्छे लोग माशरे के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अगर नाम लूंगा तो आप लोग समझेंगे कि शायद ये फलां का आदमी है। ठीक है, आप पाकिस्तान के अंदर आप और हम रहते हैं, यहाँ कहते थे ना, नाम जबान पर गूंजता था कि नेमत अल्लाह खान अच्छा आदमी था। इंसान के अंदर गलतियां होंगी मगर बेहतरी अक्सरियती मामलात के अंदर वो बेहतर थे। दूसरी चीज, आज के ज़माने में इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मिसाल तौर पर अगर आपने पूछा है तो नाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कहेगा कोई नहीं है, नहीं, नाम देना पड़ेगा। वो नाम ये मिसाल तौर पर आप कहेंगे वो नया है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, उनका कैरियर तो साफ सुथरा है। मिसाल तौर पर हाफिज नईम रहमान, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने एक सीट दे दी, उसने कहा कि मेरा हक ही नहीं बनता, जिसका बनता है उसको दे दो। अच्छे लोग तो है ना आपकी नज़र में, अगर वो गैर तजर्बेकार है मगर अखलाकियात के महान है। ठीक है, करप्शन उनके अंदर अगर होगी तो कम होगी, दूसरों के बिनस्बत इतनी नहीं होगी। उनका कैरेक्टर जो है हमारे नज़दीक साफ है। ठीक, इस तरह के लोगों को लाएं। वो हर तंजीम के अंदर लोग होते होंगे, पीपल्स पार्टी में भी अच्छे नेक मुत्तकी परहेजगार होते होंगे। ठीक है, इसमें नून लीग में भी होते होंगे। जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको आगे ला करके एस्टेब्लिशमेंट ऐसे लोगों को लाए, क्योंकि हमारे जो पार्टियां हैं तो ये तो सिर्फ टिश्यू पेपर है ना। ठीक, कि कोई भी पार्टी है, पीपल्स पार्टी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे JUI फजल रहमान साहब हो, कोई भी पार्टी हो, वो उनको एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देती है। तो कहने का मकसद क्या है, जब तक हम खुद जो असेंबली में भी जाते हैं उनको भी शऊर होना चाहिए ना, उनको भी अकल होनी चाहिए कि उनके माशरे के लोग कैसे बिलकते हैं। ठीक है, अगर आप अंदरून सिंध चले जाते हैं, वहाँ आपको अमन नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, सेहत नहीं मिलेगी। ठीक है, स्कूल और तालीम नहीं मिलेगी। ये कौन करता है? पंजाब की हुकूमत तो यहाँ नहीं करती ना। अब यहाँ से कराची से निकले कश्मीर तक निकले, आपको पता चल जाएगा। मगरब के बाद से आप घूम के देखें जी, मगरब के बाद आप हमारे पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अपनी औलाद को और खुद जाए, कश्मीर जाए, जैकबाद जाए, नहीं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची भी नहीं जा सकता। आसिफ अली जरदारी साहब अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने रिश्तेदारों को बगैर गार्ड्स के भेजे, जो इन्होंने जो है पाकिस्तान के अंदर सिंध के अंदर जो अमन बर्पा किया हुआ, उनको जाकर के देखे ना। तो कहने का मकसद क्या है, हम आप नहीं है, हमें हमारे अंदर इख्तियार नहीं है, आपको भी इख्तियार नहीं है। ये इख्तियारात जिनको है उन्होंने मुल्क का तिया पांचा किया है। ठीक है, सुकून से इंसान न कराची में रह सकता है, न कराची के घरों के अंदर रह सकता है, न कराची के बाहर रह सकता है। हम जिस सूबे के अंदर रह रहे हैं हम उस सूबे की बात करेंगे। ठीक है, इस सूबे की क़यादत हुकूमत साल किसके पास रही है? ये कौन सा तीसरा चौथा टर्म है इनका? हाँ, 17 साल हो गए, बिल्कुल 17 साल हो गए। इन्होंने एक भी शोबा उसकी इस्लाह नहीं की। चलो भाई, एक शोबा तो रोल मॉडल है, ये अच्छा है, पुलिस का महकमा अच्छा है, सेहत अच्छी है, तालीम अच्छी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक शोबा जिसकी कारकर्दगी कुछ भी नहीं है, अगर दिखाएंगे तो डाउ हॉस्पिटल दिखाएंगे, मुख्तलिफ कराची के इदारे दिखाएंगे, और सिंध पूरी जो है वो बयाबान है। सिंध के अंदर कोई न अमन मिलता है, न रोजगार मिलता है। वहां तो उन्हीं के लोगों को अगवा करते हैं, अगवा बेलातावान, उन्हीं के लोगों से फिर वो लोग छुड़ाए जाते हैं। तो कहने का मकसद यही है। ये सवाल भी है, और मेरे ख्याल में एक सवाल तो नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं। मैं इस पे क्या सवाल करूं, आप इसका जवाब आप दीजिए। उन्होंने कहा हुक्मरान जमात के ऊपर जिम्मेदारी बहरहाल आयद तो होती है, जवाबदेह भी हैं। अब जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, मैं ज्यादा तो इख्तिलाफ नहीं करूंगा, कुछ जगहों पे यकीनन बड़े अदब के साथ इख्तिलाफ तो कर सकता हूं। मैं एज ए सियासी कारकुन डॉक्टर साहब की सारी बातों का एहतराम करता हूं, लेकिन कुछ बातों से इख्तिलाफ भी है। ठीक है, जहां थोड़ी बहुत अमन अमान की सूरत हाल तो वहाँ ख़राब है, यानी जिस तरह कश्मीर का, जैकबाद का बिल्कुल कच्चे का। लेकिन आप देखेंगे कि एक ऐसा कराची भी गुजरा है, आप उस कराची को भी याद रखें कि जब इस शहर में 100 200 लोगों को रोज़ कत्ल किया जाता था, बोरियों में लाशें मिलती थी,
लोग यहाँ कारोबार नहीं कर सकते थे, लोग यहाँ रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत हाल तो नहीं है। इक्का दुक्का मामलात हैं अंदरूनी सिंध में, कश्मीर साइड पर, वहाँ पर जो है वहाँ वो बिल्कुल हुकूमत उसके ऊपर तो संजीदा हो रही है तो और रज़ा होना भाई, भी आपकी चाहिए। मालूमात के लिए वहाँ इक्का दुक्का नहीं, हर घर का फर्द अगवा है। शिकारपुर जाएं, कंदकोट जाए, नहीं, मेरा जैकाबाद ख्याल है कि जाएं, ऐसी बात ठीक है। नहीं है, हाँ ऐसी जी, बात नहीं है, ठीक, इतनी आप इतनी जाएंगे तो बड़ी आपको तादाद अंदाजा नहीं होगा। है। कहीं महीनों में कोई ना कोई ऐसी कोई लेकिन वाक़यात वाक़यात तो हो हो रहे जाती है। हैं। वो खाली सिंध में नहीं है। देखें, ये कच्चा जो है, ये सिंध में भी है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, ये तीनों सूबों को टच करता है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अंदरूनी सिंध से वाकिफ़ हूँ, मैं खुद सिंध का रहने वाला हूँ। तो ये आप देखें कि कश्मीर, जैकमाबाद, कंदकोट या हमारा शिकारपुर, ये ट्राइबल एरिया जो जाते जाते फिर बलूचिस्तान शुरू हो जाता है, फिर साथ में जो है पंजाब का कच्चा शुरू हो जाता है, और फिर वो ये जाते जाते ये रहीम यार खान तक सूरत हाल ऐसी है। पंजाब पुलिस ने मेरा ख्याल है कि इस पर CDD को एक ख़ास इख्तियारात दे दिए हैं वो, और लगता है कि इंशाल्लाह सिंध सूबे में भी ऐसी कोई प्लानिंगें बनाई जा रही हैं कि इनका हमेशा हमेशा के लिए इनका खात्मा किया जाए। लेकिन जो 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 जिस तरह के सिंध के 5-6 करोड़ लोग हैं, ऐसी कोई अमन अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं है। इक्का दुक्का वाक़यात, बहुत बड़ा सिंध है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी 6 करोड़ के 5 करोड़ के लगभग इसकी आबादी है। तो उसमें अगर कोई इक्का दुक्का वाक़या, ये तो शायद सऊदी अरब में भी हो जाता होगा इक्का दुक्का वाक़या। ऐसी अमन अमान की सूरत हाल ऐसी कोई संगीनी नहीं है। अगर आपने 2000 के बाद का कराची देखा हो या उससे पहले का कराची देखा हो, तो लग पता जाएगा कि कितने लोग यहाँ पे लोग मारे जाते थे। कि सुबह अखबार की मेन हेडिंग में देखा जाता था कि कितने लोग मारे गए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। इंतज़ामिया पुलिस बिल्कुल चौकस है, रेंजर्स चौकस है। जहाँ तक ये डकैतियों की या कच्चे की या अगवाओं की, ये इसकी बिल्कुल मैं मजम्मत भी करता हूँ, और इसकी मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश भी करता हूँ कि इस पे तो सख्त से सख्त इकदाम किए जाएं। हो सके तो वहाँ बमबारी करवा दें यार, जान छुड़ाएं इस गन से। बहुत अच्छी बात इस है। गन से जान छुड़ाई जाए। हम कब उसकी हिमायत कर नहीं रहे कर हैं कच्चे सकते। के डाकुओं अच्छा की? रज़ाक भाई, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखते हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएं, कोशिश कर रहे थे यहाँ की जो सिंध सूबे की जो सियासत है उसके हवाले से गुफ्तगू कर लें। डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले जैसे भी अब्दुल रज़ाक भाई ने निशानदही की कि मामलात ठीक है, ख़राब ज़रूर हैं, वो ये भी कहते हैं साथ में कि बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, मगर ये कि माजी के मुकाबले में सूरत हाल में बेहतरी ज़रूर आई है। किस हद तक इत्तेफाक करेंगे, और साथ में ये बताइए कि ये अभी जो बद इंतज़ामी का जो मामला सामने आया है, और ये कोई पहला मौका तो नहीं है, तंगो तारीख गलियाँ और सड़कें, उनके लिए क्या लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ, आपके सामने ही है, आप जी फरमाइएगा। जो अमन अमान की सूरत हाल है, ये क्रेडिट पॉलिटिकल पार्टियों के पास नहीं जाता। अच्छा, ये ऊपर वाली जो हमारी सरकार है, होती उनके ऊपर, उनके तरफ जाता है। एस्टेब्लिशमेंट जब चाहें जिसको खड़ा कर दें, जब चाहें उसकी हवा निकाल दें। ये तो पीपल्स पार्टी या काफ लीग या नून लीग क्रेडिट अपने तरफ लेने की कोशिश न करें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने सारा सिस्टम किया है, वही करते हैं। इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। अगर इनकी कारकर्दगी इतने बड़े कराची के अंदर जिसमें 200-200 लोग मरते थे, तो छोटे शिकारपुर में उनकी कारकर्दगी नज़र नहीं आती, जैकाबाद में उनकी कारकर्दगी नज़र नहीं आती, लाड़काने में उनकी कारकर्दगी नज़र नहीं आती। तो अगर इतने बड़े कराची के अंदर 200-200 लोगों के कत्ल होने के बावजूद इतना गंभीर इलाका हो चुका था, जो गजा से जिसकी मिसाल दी जा सकती है, तो उसको इन्होंने पुरअमन बना दिया, और बेचारा कंदकोट, शिकारपुर, कश्मीर, घोटकी उसको नहीं संभाल सके। वो क्या माजरा है। एक चीज़ तो ये कि ये क्रेडिट किन पास जाता है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। जो असेंबली में लोगों को लाते हैं उनकी तरफ जाता है, ठीक है। जब चाहेंगे हालात उधर के उधर कर लेंगे, उधर के उधर कर लेंगे।
बाकी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मामलात हैं, कराची के अंदर मामलात कुछ और हैं। ये जो आपको पता, ये शारे यूनिवर्सिटी रोड है, आपको बनते हुए नज़र आ रही है। इसको कितना अरसा हुआ है और कितना अरसा और लगेगा, ठीक है। बजट तो इन्होंने रख दी है, बजट जब रख दी जाती है तो फिर आदमी उस इंजीनियर के ऊपर, ठेकेदार के ऊपर जा कर के खड़ा होता है, भाई कितना अरसा हुआ है, भाई कितना काम रहता है, काम करके दिखाएं। तो कहने कि ये भी कारकर्दगी इतनी यानी कि इत्मीनान बख्श नहीं है, ठीक है। तो अहम चीज़ ये है कि हमारे सिर्फ हम पाकिस्तान कराची को न समझें, सिर्फ यहाँ से निकलें चैनल से, अपने चैनल के सामने जो गलियां हैं, ठीक है, जी जी, कितना कचरा पड़ा हुआ है, कितने रोड बने हुए हैं, यहाँ से निकलते हैं ना, ठीक है। कारकर्दगी पता चल जाएगी, बाहर नहीं जाएंगे, बहादुराबाद के अंदर गलियों में पता चल जाएगा, इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं। तो जो सूबा सिंध है वो कराची नहीं है, सूबा कराची जो है वो सिर्फ डिफेंस भी नहीं है, सूबा सिंध जो है वो पूरा सूबा है। पूरे सूबे के हिसाब से अगर आप इसका तजिया करेंगे, मैं 2 दिन पहले शिकारपुर से आया, जी जी, ठीक है, शिकारपुर ही का बिल्कुल आपका आबाई इलाका है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। मुझे घर वालों ने कहा कि अगर आना है तो मगरिब से पहले पहुंच जाओ, अगर आना है मगरिब से पहले पहुंच जाओ। मैं शिकारपुर का हूँ, हल्फियन कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। मेरे भाई भी पुलिस में है, एक भाई वकील है, उन्होंने भी कहा भाई आना है तो कब आए, मगरिब से पहले, बाद मगरिब हो गई तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता हम नहीं कह सकते। ये अमन अमान की सूरत हाल मैंने तो नहीं पैदा की है। तो जो हम बात कर रहे थे, तो कराची के माहौल और अंदरून सिंध के जो मामलात हैं वो बिल्कुल यकसर डिफरेंट हैं। जब कारकर्दगी मांगी जाती है तो कराची की कारकर्दगी को पेश कर दिया जाता है। तो वहाँ के तालीमी इदारे भी बंद हैं, तालीमी माहौल भी नहीं है। मेरा बचपन वहीं गुजरा है, भाइयों कास्ट हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं कोई वो नहीं हूँ, यहाँ का नहीं हूँ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने सिंध में गुजारा है, सिंध का अवाम जो है वो डरता है, मगरिब के बाद निकलने से डरता है, इशा के बाद वोट पीपल्स पार्टी को देता है, इसकी क्या वजह है ये बताइए। वोट तो पीपल्स पार्टी को देता है, पीपल्स पार्टी को देता है, मगर पीपल्स पार्टी वाले तो बेचारों को सिर्फ बिरयानी, हमारे सिंध में, मैं खुद सिंधी हूँ ना, हमारा वोट बिरयानी की प्लेट पर बिकता है। अच्छा, हाँ, ये कैसे हो सकता है? बिरयानी की प्लेट खिला दें, आपको वोट दे देंगे। तो और भी खिला सकते हैं बिरयानी, तो वो क्यों जो नहीं भी खिला दें, मगर ये है कि उन्होंने जो है वो घेरा हुआ है। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है, पहले तो अवाम की पार्टी थी, अवामी पार्टी थी, कायदे अवाम की बात हुआ करती थी। आज के ज़माने में माशरों में शिकारपुर, कंदकोट, जैकाबाद, ये जितने भी MNA MPAs हैं उनका इक़्तिदार चलता है। जहां वो चले जाते हैं पीपल्स पार्टी में वडेरों को निकाल दें, आप आ जाएं, मैं आ जाऊं, अब्दुल रज़ाक भाई आ जाए, वो कैमरामैन आ जाए, तो देखें पीपल्स पार्टी कैसे आगे आती है, ठीक है। जब इनकी पार्टी से वडेरों को, चौधरियों को, सरदारों को साइड कर दिया जाए, निकाला जाए, भाई कारकुन आगे आएगा, ठीक है, जिन्होंने साल कोशिश की है, झंडे लगाए, मेहनत की है, नारे लगाए, उनको तो किसी पार्टी में कल्चर नहीं है, कैसे ला सकते हैं? वो भी नहीं ला सके। वो जो कहते थे मैं नौजवानों को लाऊंगा, ये लाऊंगा, फिर उन्होंने पकड़ सेटअप हमारा पाकिस्तानी सियासत का खरीदे सेटअप इस तरह का है ना, पाकिस्तानी सियासत का जो सेटअप है, सिस्टम है, वो इस तरीके से न्यूट्रल आदमी आ नहीं सकता। अगर वो आएगा भी तो फॉर्म 47 आ जाएगा। न्यूट्रल आदमी कहाँ से लाएंगे बताइए ना, ये तो बताएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा पीपल्स पार्टी से कोई ज्यादा ही तंग है, नाला है जो कुछ चले। हम तो सियासी कारकुन हैं, हम तो अपने ऊपर तनकीद भी बड़ी खुशी से बर्दाश्त करते हैं। अब देखें कि अंदरूनी सिंध का आप 1971 से देख लें, कोई और जमात अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पूरे सिंध में नहीं जीत पाई है, ना जीतेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड है। कह रहे बिरयानी खिलाकर वोट ले रहे हैं? ऐसा बिरयानी तो इखलाकन हम सिंध के रहने वाले बासी हैं, हम लोग मेहमान नवाज होते हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं। बिरयानी तो चले खा भी लेते हैं, खिला भी देते हैं। बिरयानी खाना और खिलाना कोई मेरा ख्याल है कि जुर्म नहीं है, दिल पे नहीं नहीं। रहा ये अंदरूनी सिंध में आप देखें कि आप मुझे बता दें कि जमात इस्लामी कहाँ है वहाँ पर, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात कहाँ है वहाँ पर, ANP कहाँ है वहाँ पर, तहरीक इंसाफ कहाँ है।
तो इसलिए सिंध के लोग किसी और पार्टी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वो तकरीबन आधी सदी हो गई है लोग वोट देते हैं, एतमाद करते हैं, प्यार करते हैं, भुट्टो शहीद हो, उस खानदान की कुर्बानियों से प्यार करते हैं। और सिंध के लोग ये समझते हैं कि भुट्टो शहीद ने, पाकिस्तान के लोग, बल्कि मैं तो कहता हूँ आज़ाद कश्मीर के सारे, कि देखो उस खानदान ने जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो शहीदों का खानदान है। आप देखें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या कोई करप्शन के लालच में जान दी है? क्या कोई माल कमाने के लिए शहीद? एक करप्शन का आप इल्ज़ाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी में आप नहीं लगा सकते। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ज़िंदगी भी और सियासत दोनों देख लें, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर कोई भी करप्शन की चार्जेस नहीं थी, अदालतों में भी नहीं हुई है, पब्लिकली भी नहीं थी, अदालतों में भी नहीं। और इसी तरह आप उनका साहबजादा बिलावल भुट्टो पॉलिटिशियन कर रहा है, आप अभी तक जुल्फ़िकार बिलावल भुट्टो पर भी कोई चार्जेस नहीं है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह ना होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, लोग इल्ज़ामात ज़्यादा लगाते हैं, हम भी कोई फरिश्ते नहीं हैं, गलतियाँ कोताहियाँ या थोड़ी बहुत हमसे भी हुई होंगी, होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंध में जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सब कुछ तबाह है, बर्बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी 2 दिन पहले अमन अमान की सूरत हाल तो एक वाकई वो है ना, कोई एक मुकामी भी हैं, एक तज्जियाकार नहीं, भी मैं हैं, मानता पढ़े हूँ लिखे कि आदमी भी हैं। वहाँ पे कंदकोट, कश्मोर, जैकमाबाद, इस साइड पर जो है, ये आज से नहीं, ये मुझे याद है जब हम छोटे होते थे और शायद ज़ियाउल हक साहब का दौर था, मुल्क पे वो प्रेसिडेंट थे, तो उस दौर में भी ये जो है वो वारदातें होती थी, लोगों को बसों को खड़ी करके लूटा जाता था। अब तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि पहले तो वो इस तरह का दौर था कि लाइन में बसों को खड़ा करके सारे मुसाफिरों को उतार कर उनसे वो लूटते थे। वहाँ पर एक बड़ी इनकी तादाद बन गई है, कच्चे पक्के के डाकुओं के मिलकर के वहाँ बड़ी वारदातें हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसे जुटलाया नहीं जा सकता है, उसे रोका जा। मैं तो पाक आर्मी से गुजारिश करता हूँ, रेंजर्स से गुजारिश, रेंजर्स की इतनी बड़ी तादाद हमारे यहाँ सिंध में मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट उनके अखराजात बर्दाश्त कर रही है, उनसे काम ले भाई, उनसे काम ले, उन्हें उनको टास्क दें और इंशाल्लाह उसका खात्मा हो जाएगा पाकिस्तान। ईमानदारी से अगर टास्क दें तो अगर थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, थोड़ी सी आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसमें जहाँ तक ये डॉक्टर साहब की ये बात कि वहाँ हकीकत है, वहाँ पर अंदरूनी सिंध में कबायली झगड़े भी बहुत ज्यादा हैं, कबायली दुश्मनियाँ भी बहुत ज्यादा हैं। आप अब साईं का ताल्लुक भाइयों फैमिली से, आप इनके सरदार को देख लें, 100 गार्डों के साथ वो घूम रहा होता है, पूछ लें आप। तो मामला है वहां पर, जहाँ पे डकैतियों का मामला है, जहाँ वहां पर खानदानी जतोइयों का और मेहरों का बहुत बड़ा वहाँ मतलब एक चलता आ रहा है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इसी तरह वहाँ मुख्तलिफ खानदान एक दूसरे के साथ दुश्मनियों में है, एक दूसरे के उन्होंने कत्ल किए हुए। अच्छा, वो फिर जो वो कोई एक खानदान दूसरे खानदान से ज्यादती करता है, वो जाके कच्चे में जाके उसको पनाह मिल जाती है, नो FIR भाई, ना गिरफ्तारियां। तो इससे भी ज्यादा जो है वहाँ के हालात खराब हैं। ठीक है, डकैत भी हैं, अगवा बराए तावान वाले भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वहाँ जो कबायली झगड़ों की वजह से, आपके ख्याल में उसकी वजह से ज्यादा मामला खराब है? कबायली झगड़ों का खात्मा होना चाहिए। और सरदारी निजाम में मैं समझता हूँ कि ये तो खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कम से कम मेरी जिंदगी में तो नहीं हो सकता। यासर भाई, इसमें तो बहुत आसान है, क्योंकि सरदार कहाँ है पीपल्स पार्टी में, बिलावल साहब को बुलाएं, भाइयों साहब, बाबल भाइयों, इम्तियाज शेख, कंदकोट जैकाबाद के सारे MPs उनके हैं ना, वो कहे भाई हमें अमन चाहिए, उनकी मानेंगे ना, अमीर की मानेंगे, लीडर की मानेंगे, वो तो आसान है। बजाय कि हम कहें कि नहीं हो सकता, वो तो आसान है। इन्होंने खुद बताया कि ज़िया के ज़माने से डकैतियाँ, चोरियाँ हो रही हैं, यानी कि कारकर्दगी सिर्फ ज़िया से लेकर के अभी तक उसकी इस्लाह हम नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पर भाई साहब हैं, इम्तियाज साहब, शेख हैं, महर हैं, ये सारे के सारे अब कहाँ हैं? लीडर, सरदारान, चौधरी वडेरे अब कहाँ हैं पीपल्स पार्टी के अंदर? ये तो बिल्कुल आसान है। घर का सरबरा उनको बुलाए, भाई आप अपने इलाके में तहफ़्फ़ुज़ करो, अपनी जो लड़ाइयाँ हैं अपनी कौमों की, कबायलों की, इसको ख़त्म करो, शहरों के इलाकों के लोगों को अमन दो। ये तो बिल्कुल हो सकता है। स्टेट के पास सारे इख्तियारात होते हैं और इसके लिए नीयत की ज़रूरत होती है, और जब नीयत का फुकदान हो तो फिर ये मुमकिन नहीं हो पाता है, शायद ही हम समझ पाए हैं। रज़ाक भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।